वेलकम बैक। अभी हम लोगों ने पार्ट ए कंप्लीट करा। पार्ट ए के अंदर हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस को डील करे। अब हम लोग जो है अभी सेकेंड पार्ट इन द सेंस इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस को डील करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आइए बात करते हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इंपैक्ट ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आइए बात करते हैं कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है उस पे एडवर्स इंपैक्ट की अगर मैं बात करें कि एडवर्स इंपैक्ट क्या हुआ, उसको लेकर के थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहला, इंट्रोडक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस नेटवर्क इन इंडिया, चेंज इन कंपोजिशंस ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंट्रोडक्शंस ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, इंट्रोडक्शंस ऑफ रेलवे इन इंडिया। यहां पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो ये एडवर्स इंपैक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। अगर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में आया तो ये भी जो है वो ये एडवर्स इंपैक्ट नहीं हो सकता। हाँ, इंट्रोडक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस नेटवर्क इन इंडिया आया तो ये भी जो है एडवर्स इंपैक्ट नहीं हो सकता। राइट, समझ में आ रही बात। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंडियन फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ, एडवर्स इंपैक्ट में क्या हुआ कि पहले हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होने लगा, हमारे देश से जो है वो ज्यादा जाना लगा। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है हम लोगों ने किया, जैसे मान लो 500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, ये चीजें सारा एक्सपोर्ट होके कहां गया, ब्रिटेन में गया, और वहां ये चीजें बन करके आया फिर कितने का, 1000 करोड़ का। तो हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया। इन द सेंस बात कि बी विल बी द राइट आंसर होगा। बी विल जो राइट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन ये है, इंडियन फॉरेन ट्रेड विच अर्लियर comprised of the food crops and handicraft was shifted to cash crop and imported of finished goods from the Great Britain। हमने जो है वो यहां से ऐसी चीजें भेजनी शुरू कर दी, कैश क्रॉप, और वहां से इंपोर्ट होने लगा जो है फिनिश गुड्स बन के ब्रिटेन से। तो वहां से जो इंपोर्ट हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा था। तो ये हमारे इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर एक जो है एडवर्स इंपैक्ट दे रहा था। तो यहां पे जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आइए। In terms of the sectoral contribution to GDP, the economy of China is relying more on। अगर मैं जीडीपी के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करूं तो हमारा जो इकोनॉमी है चाइना का, वो किस पे ज्यादा रिलाय कर रहा है? क्या वो प्राइमरी सेक्टर पे रिलाय कर रहा है, या सेकेंडरी सेक्टर पे रिलाय कर रहा है, या टर्शियरी सेक्टर पे रिलाय कर रहा है, या नन ऑफ द अबव पे रिलाय कर रहा है? जल्दी से बताइए, क्या हमारा जो चाइना का इकोनॉमी है वो किस सेक्टर पे ज्यादा रिलाय कर रहा है? ऑब्वियसली चाइना में जो है वो क्या है, क्या यहां पे एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा हो रहा है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम बहुत ज्यादा हो रहा है, या सर्विस का काम बहुत ज्यादा हो रहा है? सबसे ज्यादा काम जो है चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो रहा है। मतलब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सेकेंडरी के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, प्राइमरी सेक्टर से जो निकले हुए जो रॉ मटेरियल्स है उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स के अंदर सेकेंडरी सेक्टर में। तो भैया यहाँ पे जो है इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो सेकेंडरी सेक्टर विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देयर आर टू स्टेटमेंट given below about the change in India structural composition in the period 1950 to 1990। 1950 से 1990 के बीच में, इस 40 साल के समय के बीच में जो है देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द चेंज इन द इंडिया स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। ये दो स्टेटमेंट जो है इंडिया स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन के बारे में बात की जा रही है। At the beginning of this period, the shares of agriculture in the GDP was the highest। Yes, ये statement तो बिल्कुल सही है। दूसरा, increase in the agricultural productivity during the period led to the further increase in the shares of agriculture in the GDP by the end of this period। ना, पहले कंडीशंस के अंदर
पहला जो कंडीशन है हमारा, पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि पी जो है एट द बिगिनिंग जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल जो है इंडियन स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशंस के बारे में बात किया गया है कि जब बिगिनिंग का पीरियड था उस समय हमारे एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, बट 1990s आते आते जब लास्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस पीरियड हमारे यहां जो है कंट्रीब्यूशन जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर्स का, आई मीन हमारे इंडस्ट्री सेक्टर्स का बढ़ गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा ओनली पी, पी जो होगा ओनली आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर, राइट। Statement Q is the not true. The shares of the GDP on the agriculture sectors remain stagnant even though the agriculture productivity increased during this period. ठीक है, तो 21 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एक फोटो देखिए, the study of the following picture and answer the given question. ये हमें क्या बात की जा रही है, यहां पे बात की जा रही है use of renewable resources is the need of the hours as the picture is showing the drastic environmental impact. Use of traditional knowledge, use of LPG and CNG, all of the above. Renewable resources. अगर आपको जो है आज के टाइम में जो है ना ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना हमारा जो है वो क्या हो गया है, यू नो, नीड ऑफ द आवर्स हो गया। नीड्स ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर करने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बात करूं यहां पे नीड ऑफ आवर की बात कहूं तो यहां पे जो है कि यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम 100% जरूरी है। ये दूसरा क्या है, यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, यूज ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, ये भी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ द अबव, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 21 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो डी होगा। There is a need for the sustainable development. टोटल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है कि आप ऐसे रिसोर्सेज को यूज करें जिसको रिन्यू किया जा सकता है। आप ट्रेडिशनल नॉलेज का ध्यान में रखें, आप साथ में जो है सीएनजी एलपीजी का इस्तेमाल करें ताकि जो है हमारे पास पेड़ बच सके या हमारे पास जो है इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ये सारी चीजें जो है आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो ये जो है ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट जो है डी विल बी द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव जो होगा यहां पे सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion A and the reason are, choose the correct alternatives from those given below। ठीक है, assertion ये क्या है, इंडिया विटनेस एक्सपोर्ट सरप्लस अंडर द कॉलोनियल रूल। या वी हैव एक्सपोर्ट सरप्लस, हमारा जो है भैया एक्सपोर्ट सरप्लस था। असर्शन ए इज ट्रू है। रीजन इसका, एक्सपोर्ट सरप्लस वाज द रिजल्ट ऑफ इमर्जिंग इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड द कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। असर्शन ए जो है तो ये सही है कि इंडिया जो है विटनेस कर रहा था ब्रिटिश रूल के टाइम में एक्सपोर्ट सरप्लस, क्योंकि इंडिया को लूटा जा रहा था, इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट खूब हो रही थी। इसके रिसोर्सेज को आप कह सकते हैं जो रिसोर्सेज को मिसयूटिलाइज किया जा रहा था। यहां से कोयला, यहां से आयरन ओर्स, यहां से जितने भी अच्छे अच्छे मेटल्स जो निकल सकते थे इंडिया से, वो सारी चीजें एक्सपोर्ट की जा रही थी, सब ब्रिटिश ले जाया जा रहा था। मतलब हमारे पास अगर बोलूं तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था क्योंकि लूटा जा रहा था हमको। ये इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था कि हमारी कंट्री जो है इंडियन इकोनॉमी इमर्ज कर रही थी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन से, नहीं, हम तो रिसोर्सेज खाली एक्सपोर्ट कर रहे थे और बाकी चीजें तो बन के आ रही थी ब्रिटिश से इंडिया। इंडस्ट्रीज तो इंडिया में था ही नहीं मेरे भाई, इंडस्ट्रीज इंडिया में था नहीं, हम लोग के पास से सिर्फ रिसोर्सेज छीन करके ले जाया जा रहा था और ब्रिटिश में सब कुछ बनता था इंडस्ट्री के अंदर और फिर इंडिया में ला करके उसको क्या किया जाता था, बेचा जाता था। ठीक है, तो ये जो है इसका पहला स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन ए जो है ये ट्रू है, बट रीजन जो है इसका वो क्या है, फॉल्स है। तो यहां पे राइट आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, सी विल बी द राइट आंसर। यहां पे सी जो होगा वो करेक्ट आंसर यहां पे बन के आएगा। भाई ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके सर, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 23, India is not a member of which of the following regional global economy grouping?
क्या इंडिया सार्क का मेंबर है या नहीं है? इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है या नहीं है? इंडिया G7 का मेंबर है या नहीं है? इंडिया G20 का मेंबर है या नहीं है? बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 3 का भाई एक बात तो मैं बता रहा हूं, इंडिया सार्क का तो मेंबर है, ये मुझे पता है, और अभी इंडिया G20 का मेजबानी करा है भाई, इसका भी मेंबर है, ये ब्रिक्स का भी मेंबर है, ठीक है। तो ये जो है भाई साहब, ये इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, G20 का भी है, बट इंडिया अभी G7 का मेंबर नहीं बना है। इंडिया जो है अभी G7 का मेंबर नहीं बना है। ये बात चल रही है कि शायद ये G7 या G7 जो है G8 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ग्रेट 8, राइट, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी जो है फिफ्थ पोजीशन पे आ गया है, और इंडिया का इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट थ्री पोजीशंस पे आने की बात की जा रही है कि तीसरे पोजीशंस पे हम लोग 24-25 पहुंचते आ जाएंगे। तो भैया हम लोग G7 आई मीन G8 बन जाएगा, ठीक है, उसमें भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। बट हम लोग अभी सार्क का, ब्रिक्स का और G20 का मेंबर हैं ऑलरेडी, G7 का मेंबर नहीं है। तो आंसर जो है यहाँ पे कौन निकल के आएगा? सी विल बी द राइट आंसर, कि G7 का हम लोग मेंबर अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन इंडिया। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, नाबार्ड जो है इंस्टीट्यूशंस है, कमर्शियल बैंक है, ये भी इसको इंस्टीट्यूशंस कहेंगे, लेकिन जो मनी लेंडर्स है ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देते हैं। भैया इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गांव के अंदर जो सबसे जो अमीर आदमी होता है वो लोगों को उधार देता है, मनी लेंडर होते हैं। तो वो जो है यहाँ पे क्या होगा? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या है? ओनली वन, दैट इज बी विल बी द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बी जो होगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज इज, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, ठीक है। अर्बन मतलब क्या होता है? शहरी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं या कम रह रहे हैं। ये कौन सा इंडिकेटर को शो करता है? या इकोनॉमिक इंडिकेटर को शो करता है, या लिबर्टी इंडिकेटर को शो करता है, या हेल्थ इंडिकेटर को शो करता है, या डेमोग्राफिक इंडिकेटर को शो करता है? तो कितने लोग कहां रह रहे हैं, रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में? तो इसके लिए जो राइट आंसर जो आएगा वो है हमारा, दैट इज अ डेमोग्राफिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक इंडिकेटर ये नहीं हो सकता। इकोनॉमिक इंडिकेटर अलग अलग होते हैं। लिबर्टी का जो है वो पार्टिसिपेशन की बात होती है, हेल्थ इंडिकेटर्स अलग अलग है, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट वगैरह जो है उसकी बात होती है। बट डेमोग्राफिक मतलब लोग कैसे, कितने लोग कहाँ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कितने लोग काम कर रहे हैं, अर्बन एरियाज में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये जो है वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर है। तो डी विल बी द राइट आंसर। 25 का जो है वो डी जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, read the following statement carefully. Statement number 1, unemployment and poverty are inseparable twins. हाँ, जहां बेरोजगारी होगी वहां गरीबी होगी। हाँ बिल्कुल सही है, इनसेपरेबल है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट होगा गरीबी होगी, गरीबी होगी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। स्टेटमेंट 2, अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट काउज ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक इवेंट्स। करेक्ट, यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 1 जो है ये भी हमारे हिसाब से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट जो है 1 and 2 आर ट्रू। तो यहां पे आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्योंकि भैया गरीबी को और अनएम्प्लॉयमेंट को कभी आप अलग नहीं कर सकते। अलग मतलब गरीबी है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी है। बेरोजगारी होगी तो गरीबी ऑटोमेटिक आएगी, साथ साथ चलेगा, इनसेपरेबल ट्विन्स है। बट अगर मैं बात बोलूं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देश के अंदर जितने भी इविल्स हैं, जितने भी आप देख सकते हैं, चाहे किसी का जो है वो कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई करप्शन हो रहा है, या ये सारी चीजें, जितने भी चीजें जो सोशल इकोनॉमिक इविल्स हो रहे हैं ना, सारे सोशल इकोनॉमिक इविल्स का सबसे बड़ा जो कारण है वो है गरीबी। दैट इज सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों के पास रोजगार होगा, लोगों के पास अच्छे खासे पैसे आ रहे होंगे, इनकम जनरेट हो रहा होगा, तो लोग गलत काम नहीं करेगा, राइट। तो ये जो है ये यहां पे स्टेटमेंट दोनों है वो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, आइए।
From the set of the events given in the column 1 and corresponding nations given in the column 2, choose the correct pairs. Highest per capita income, हु बताइए जी, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात बोलूं तो हाँ, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इंडिया का है क्या? ना ना ना, बिल्कुल ये गलत है। डबल डिजिट ग्रोथ रेट इंडिया का है क्या? नहीं, अभी नहीं है, 6 समथिंग 6 के आसपास चल रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1988 ये जो है वो पाकिस्तान में हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर चाइना के अंदर, नहीं भैया। तो ये जो है सी विल बी द राइट आंसर है, सी का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर 1988 के अंदर ही उनके यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया था, और हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुआ था वो हुआ था 1991 के अंदर, राइट। हमसे 2 साल पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके पाकिस्तान रेडी था भाई, लेकिन आज पाकिस्तान का हालत देखो, गरीबी गरीबी, बहुत बुरा हाल, ठीक है, वहां पे बहुत कंडीशंस खराब हो गया। तो भैया जो है वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से कंडीशन खराब हुआ वहां पे, बट वो जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1988 के अंदर पाकिस्तान ने कर दिया था। तो ये सी जो है वो राइट आंसर यहां निकल के आएगा, सी, ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28। ओ, आप लोगों ने लैंड सीलिंग का नाम सुना? लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी, सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड एक्सप्लेनेशन। इक्विटी का क्या मतलब होता है? बराबरी। इक्विटी का मतलब होता है बराबरी, हिस्सेदारी बढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। लैंड सीलिंग प्रमोटेड इक्विटी बाय द लिमिटिंग एक्सेसिव लैंड ओनरशिप एंड रीडिस्ट्रीब्यूशंस लैंड टू द लैंडलेस फार्मर्स। देखिए देश के अंदर क्या हुआ था, जब ये ब्रिटिशर्स गए ना, उन्होंने अपने जितने भी अपने लोग थे जो उनसे क्लोज थे, उनको सारा लैंड ट्रांसफर करके गए भैया, कि भैया सारा लैंड जो है वो ट्रांसफर करके उनको अपने क्लोज लोगों को चले गए। क्लोज मतलब क्या है? जो जमींदार लोग थे, उनको जो है, जो उनको सपोर्ट किया करते थे, उनको जो है वो लैंड ट्रांसफर करके चले। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो मेजरली आजादी की लड़ाई लड़ी, गरीबों ने, पुअर लोगों ने, उनके पास जो है लैंड नहीं था, उनके पास लैंड नहीं था। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, जिसका इसको बोलते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड। लैंडलेस फार्मर्स थे। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने लिमिटेशंस लाया, डिलिमिटेशंस किया, जिसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग प्रमोट, लैंड सीलिंग्स किया गया। लैंड सीलिंग में क्या किया गया? लिमिटेशंस लाया गया कि एक आदमी इससे ज्यादा लैंड अपने पास ऑक्युपाई नहीं कर सकता है, और उसने जो है जो लैंड उनसे ले करके गरीब लोगों में, जिसके पास लैंड नहीं थे, उनमें क्या कर दिया गया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये जो है मार्जिनलाइज्ड फार्मर एक्सेस टू द प्रोडक्टिविटी, इसमें जो है लैंड अलाउइंग देम टू द इंप्रूव देयर लाइवलीहुड। उसने जो लैंडलेस लोग थे उनको लैंड मिला, तो उन्होंने जो है फार्मिंग करना शुरू किया, अपने लाइवलीहुड्स को इंप्रूव करना शुरू किया, मतलब जो है उनकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हुई? इंप्रूव हुई। तो सपोर्ट, ये जो लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी, ये बिल्कुल सपोर्ट वाली बात है कि हाँ, इसने जो है वो ये इंप्रूव किया। चलिए देखिए इधर, तो लैंड सीलिंग जो है वो इक्विटी को प्रमोट किया है, इसने गरीबी को दूर किया है, इसने लाइवलीहुड्स को इंक्रीज किया है, इसने जो है लैंडलेस फार्मर्स को लैंड दिया है। ये सारे जो है आप एडवांटेज में लिख सकते हैं, और आप इसको जो है क्या कर सकते हैं? इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इस लैंड सीलिंग्स को। नेक्स्ट, institutional reforms has played a significant role in the transforming Indian agriculture. Justify the above statement with the valid explanation. एक बात बताइए, क्या institutional reforms including the land ceiling and the land settlement system have significantly transformed Indian agriculture? Land ceiling तो जो है ownership redistributions किया, और हम साथ में promoted the equitable lands distribution and reduced the disparities, ये सबसे बड़ी बात हुई। लैंड सेटलमेंट जो स्टैब्लिश द क्लियर एंड स्क्वेयर लैंड्स राइट्स, रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स है किसका लैंड है, उसको रिजॉल्व किया गया। ये जो है वो कह सकते हैं कि हाँ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने में। तो ये स्टेटमेंट जो है वैलिड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको लिखना है, यहां भी कुछ चीजें आपको सपोर्ट में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 29, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड new economic policy. Government is taking steps to implement the policy. Earlier that can change the school system of India, school system of India, and give it in a big turn
एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ सच स्टेप्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सॉरी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लॉन्च किया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च किया गया है कैन हैव ए ट्रांसफॉर्म इंपैक्ट। अभी तो पूरे इंडिया में भी इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, बट इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में होगा, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जो है टेक्निकल स्किल पे ज्यादा फोकस किया गया है। लोगों को अपनी मर्जी से पढ़ाई करने दी जा रही है कि आपको जो चीज भी पढ़ रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़े। एक जो है पुराना सिस्टम जो चल रहा था एजुकेशन के अंदर, स्कूल सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। इंप्लीमेंट द पॉलिसी अर्लीस्ट दैट कैन चेंज द स्कूल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड गिव इट्स अ बिग टर्न। एक बिग टर्न होगा, क्योंकि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम था हमारे इंडिया में जो अभी प्रिवेल कर रहा है, वो थोड़ा टेक्निकल्स या फिर आप कहते हैं स्किल्स वाले नॉलेज को प्रमोट नहीं करता था। बट आज के टाइम में स्किल जो है बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, लोगों को अपनी मर्जी से अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई है, जिससे हमारा क्या होगा, हमारे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वर्कफोर्स जो है एजुकेशनल होगा, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज खत्म होगी, इनोवेशंस बढ़ेगा, राइट। ये सारी चीजें जो है वो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारे कंट्री के अंदर जो है वो चेंजेस आएंगे। तो ये चीज भी आप यहां पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम बट टुक ए डिफरेंट रूट इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान जो है स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। सेम टाइम में इन्होंने जो है अपने डेवलपमेंट पाथ शुरू किए। सेम टाइम में इन्होंने जो है अपना क्या किया, आप कह सकते हैं कि अपना डेवलपमेंट शुरू किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया। बट धीरे धीरे जो है इन्होंने अलग अलग रूट लिया। दे सेम टाइम बट टुक अ डिफरेंट रूट इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड आर्गुमेंट इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करूं सेक्टरल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन द ग्रोथ। In terms of sectoral contribution in GDP, we find that the economies of the India and Pakistan are relying more on the tertiary sector. इंडिया और पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है आज के समय में भी सर्विस सेक्टर पे ज्यादा रिलाय कर रहा है, while the economy of the China जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, आई मीन सेकेंडरी सेक्टर पर रिलाय कर रहा है। ठीक है, the experience of China has a respect in like of the experience of the most developed countries in the world। जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिस तेजी से और जिस तरीके से उन्होंने जो अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है, वैसे ही चाइना भी अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाई है। ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर टू द टर्शियरी सेक्टर। Countries in the world where they are gradually shift away from the secondary sector to the tertiary sector. However, the Indian experience as well as that the Pakistan shows that lesser importance was given to the industrial sector. हम लोगों ने इंडिया और, अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं तो इंडिया और पाकिस्तान का जो दोनों का जो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट रूट है वो सेम है। दोनों ने जो है सर्विस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करा, ठीक है। बट वर्ल्ड में जो है वो क्या चल रहा था, वर्ल्ड ने जो डेवलप कंट्री थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करके सर्विस सेक्टर पे फोकस कर रहे थे। बट चाइना ने पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को तेजी से आगे बढ़ाया और पूरी इकोनॉमी अभी भी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे रखी हुई है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि ये डिफरेंट जो है ये आप पाकिस्तान चाइना का डेवलपमेंट पाथ होने के बाद भी डिफरेंट रूट लिया हुआ। Among the three nations, the percentage of workforce engaged in the agriculture sector in highest in India. इंडिया में 60% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में अभी भी इन्वॉल्व, ठीक है जी। इन द implies that the people of India have chosen to remain employed in the primary sector despite the substantial reduction in the contribution of GDP. जीडीपी में हमारे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन गिर रहा है, बट जीडीपी में अभी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है 60% लोग जो है अभी भी इंडियन पीपल जो है अभी भी एग्रीकल्चर पे फोकस्ड है, एग्रीकल्चर पे वो काम कर रहे हैं। तो ये जो है एक डिस्पैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है हमारा इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद द वैलिड आर्गुमेंट। ह्यूमन कैपिटल एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम थिंग। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या दोनों सेम चीज है? नहीं,
जब ह्यूमन रिसोर्सेस को हम लोग डेवलप कर देते हैं तो वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेस को जो प्रोसेस है डेवलपमेंट करने का, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा? जब ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप किया जाएगा तो वो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम थिंग नहीं। डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस है जहां पे उनको एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जहां पे उनको जो है उनकी एबिलिटी, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है, उनके नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। और जब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हो जाता है तो उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। वो हमारे लिए ह्यूमन एसेट्स हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल हो गया, राइट। इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ द टेक्निकल्स मैन पावर। बी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? वो भी फॉल्स है कि इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर। नहीं, इंडिया में भी टेक्निकल मैन पावर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने जो है टेक्निकल लोगों को जो है ज्यादा, जैसे इंजीनियर्स की संख्या हमारे यहाँ ज्यादा है और हम लोग अभी भी सर्विस सेक्टर में बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट। ध्यान रखिएगा इस बात का। कैजुअल वेजेस वर्कर इन द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल इंडिया डिस्कस। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैजुअल वर्कर जो है डज इंडियन प्ले वाइटल रोल इन द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द ग्रामीण इलाकों में। कैजुअल वर्कर्स जो है वही एक मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर जो है डोमिनेट, रूरल एरियाज में वो डोमिनेट करता है, जहां पे सीजनल लेबरर्स जो है वो अपना प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग का काम करते हैं, वहां पे कटाई, बुनाई, ये सब काम चलते रहता है, तो वो कैजुअल वर्कर्स के थ्रू ही करवाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में जो है आप आंसर लिख सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटेड इन द गिवन। यहाँ पे जो है टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई जो इमेज में दिया हुआ है। द फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस टू इन इंडिया। ये जो है इमेज में जो दिया हुआ है वो है टोटली कैजुअल्स लेबरर्स के बारे में बात किया गया। ध्यान सुनिएगा। ईंट भट्ठा पे वो ईंट बना रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं? ईंट भट्ठा पे वो ईंट बनाने का काम कर रहे हैं। क्या वो जो है वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं? आए, काम किया गया, पैसा लिया गया, ठीक है। इनका जो है वो क्या है, फीचर्स क्या है? सबसे फीचर्स की बात कर, पहला फीचर ये क्या है? इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आते हैं। द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द कैजुअल वेजेस लेबर्स इन द इंडिया आर द पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनका काउंट नहीं है, ये कितने कमा रहे हैं, इनका कितना इनकम जनरेशन हो रहा है, इनका थोड़ा काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये इनका इनफॉर्मल इकोनॉमी में आता है। दूसरा है लो वेजेस। वेजेस इनका बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। ऐसे सरकार जो है मिनिमम वेजेस एक्ट ला करके इनको थोड़ा सा राहत देने की कोशिश कर रही है, बट इनका लो वेजेस का कंडीशन है। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, का जॉब का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाले जा सकते हैं, कभी भी जॉब में आ सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लिमिटेड सोशल प्रोटेक्शन, इनको सोशल प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है, इनके पास जो है जो सोशल नीड्स होते हैं वो भी फुलफिल इनके नहीं हो रहे, ठीक है। फिर क्या है? एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है इनको, रात रात तो काम करा, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे भी इनसे काम कराया जाता है, बेजेस उस लेवल के नहीं दिए जाते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन भी है। और साथ में जो है माइग्रेशंस एंड मोबिलिटी, ये सारे काम के लिए भी इनको माइग्रेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, मोबिलाइज होना पड़ता है, अपना घर द्वार छोड़ करके जो है दूसरी जगह भट्टा पे जाके रहना पड़ता है, जो है वहां पे ग्रामीण इलाकों में जहाँ खेती होती है वहां पे जाके रहना पड़ता है। तो ये जो एक मेजर जो है प्रॉब्लम है, तो ये जो है फीचर्स है हमारे कैजुअल लेबरर्स के, या हम कह सकते हैं कैजुअल वेज लेबरर्स के, तो ये आप यहां पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इंडिया इंडस्ट्रीज विटनेस्ड अ चेंज इन सिंस सेकंड हाफ ऑफ द 19th century. Second half of the 19th century. Justify the statement given reason in the support of your answer. Yes, 33 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि second statement is justified as the second half of the 19th century in India marked the advent of the British colonial rule which led to the significant change in the industrial sector. The British in India introduced or maintained a proper gap. The British in India जो है introduced maintained a proper gap, extra modern technology, mechanizations and in infrastructure development, transforming India from an aggregated economy to the industrialization. अब कह सकते हैं 19th सेंचुरी के मिड में जो है आप बात कर सकते हैं कि वहां पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशंस की बात की जा रही थी, एग्रेरियन जो है इकोनॉमी से जो है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ शिफ्टिंग हो रहा था। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी, डैम्स, ब्रिजेस वगैरह भी बन रहे थे, रेलवे के रूट्स वगैरह बनाए जा रहे थे, आपका टेक्सटाइल्स, जूट, स्टील्स, रेलवेज एंड ये सारे में बहुत अच्छा काम चल रहा था। तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ, ये एक मेजर शिफ्टिंग था
19वीं सेंचुरी में इंडिया के लिए कि भैया उन्होंने जो है इंडस्ट्री को लेकर के आप अब बहुत एडिक्वेट नहीं कह सकते बट वो काम हो रहा था. Industrial sectors of India has been boosted after 1991. Discuss the rationale behind the statement. Yes. ये जो स्टेटमेंट है कि 1991 के बाद जो है हमारा इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुआ. 1991 में रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस. इंडियन इंडस्ट्रीज रिसीव्ड अ बूस्ट इन 1991 ड्यू टू द फॉलोइंग स्टेट. यहाँ पे जो है लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया. यहाँ पे जो है वो एलपीजे लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया. लाइसेंसिंग सिस्टम अबोलिश कर दिया गया. डिरिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दिया, जो गुड्स एंड सर्विसेज रिजर्व कर दिया गया था कि भैया नहीं गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगी, उसको डी रिजर्व किया गया. उसको प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी ओपन अप किया गया. प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया गया मैक्सिमम पे ऑपरेट करने के लिए. उनको जो है वो फ्रीडम दिया गया उनको ऑपरेट करने के लिए. तो ये जो है वो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है 1991 के बाद बूस्ट हुआ. आज जो हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर देख रहे हैं कि वर्ल्ड के 5वां इकोनॉमी है, वर्ल्ड के तीसरे इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल है. ये बहुत बड़ा जो है वो रीजन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आज हमारा देश जो है इस डेवलपमेंट के कगार पे पहुंचा है. और growth and equity must be achieved simultaneously to have a effective planning to the country. Justify the statement. ग्रोथ एंड इक्विटी की बात करें, ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस. और इक्विटी की बात करें तो इक्विटी की बात करें तो आइदर आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद द कंट्री. It implies either large stock of the production. ये अगर मैं बोलूं ग्रोथ मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ रही है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, राइट. अगर मैं बात करूं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी का क्या मतलब होता है कि कितने लोगों के पास ओनरशिप आ रहा है. द गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टीडली इंक्रीज इन द जीडीपी, राइट. द जीडीपी इज द मार्क द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री के अंदर, टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, अगर वो बढ़ रहा है तो वो हमारा दिखा रहा है कि वो ग्रोथ हो रहा है. Increase in GDP does not mean that this shares propensity to divide equally among the all. ध्यान रखिएगा, ग्रोथ एंड इक्विटी मस्ट बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली. क्या देश का ग्रोथ हो रहा है उसका मतलब देश का इक्विटी भी जो है वो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है. ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब क्या है कि भैया प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इक्विटी जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. हो सकता है कि भाई 5 ऐसे बड़ी कंपनियां इंडिया में आ गई, उस सारा प्रोडक्शन उन्होंने कर रही है और बाकी सारे लोग जो है लेबर की तरह काम कर रहे हैं. इक्विटी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. वो तो नहीं हो रहा है ना. तो ये जरूरी नहीं कि देश का अगर ग्रोथ हो रहा है तो भैया लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हो रहा होगा, ओनरशिप भी जो है लोगों के पास होगा. नहीं, हो सकता है कि देश का ग्रोथ तो बहुत हो रहा है लेकिन पूरा का पूरा ग्रोथ जो है 5% पॉपुलेशन पकड़ के रखी हुई है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है. तो ये जो है आप एकदम से नहीं कह सकते कि ग्रोथ और इक्विटी जो है दोनों साइमल्टेनियसली चलता है इफेक्टिव प्लानिंग के अंदर कंट्री का. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. जो इसके लिए अलग काम करना पड़ता है, सरकार टैक्स वगैरह लगाती है ताकि इक्विटी को जो है वो सही किया जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन but it has led to the new steps to problem of the farmers. Do you agree with this statement? Give vital reason in the support of your answer. ग्रीन रेवोल्यूशंस ने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन जो है भैया बहुत बढ़िया काम हुआ. हमारा सेल्फ रिलायंस हो गए, हम लोग ने प्रोडक्शन अपनी बढ़ा लिया, ठीक है. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशंस की वजह से इनकम इनइक्वालिटीज हो गई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशंस वही लोग इंप्लीमेंट कर पाए जो रिच फार्मर्स थे. जो गरीब फार्मर्स थे वो अभी भी पुराने टेक्निक से ही प्रोडक्शन कर रहे हैं. उनके पास हार्वेस्टर नहीं है, वो HYV सीड्स यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. तो जो रिच लोग थे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करा और रीच हो गए, राइट. और जो गरीब फार्मर्स था वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए ग्रीन रेवोल्यूशंस को, तो वो वही के वही रह गए. तो जो गैप था पहले, जो गैप था पुअर रीच का, और ज्यादा बढ़ गया. ये एक बड़ी प्रॉब्लम आई. दूसरा, रीजनल इनइक्वालिटी हो गई कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज सीन इन द फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से उतना ज्यादा बेनिफिटेड नहीं हुआ. बिहार ग्रीन रेवोल्यूशन से उतना ज्यादा जो है वो बेनिफिटेड नहीं हुआ. हाँ, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट थे, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत तेजी से इंप्लीमेंट करा और वहां पे आज खेती जो है बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है. आज खेती करने वाले लोग भी जो है वो BMW, मर्सिडीज से चल रहे हैं,
ठीक है, बट बिहार में खेती करने वाले लोग जो है साइकिल से भी नहीं चल पा रहे बेचारे, एक बाइक भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि बिहार में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हुआ, वो उसका इंप्लीमेंटेशन बिहार के अंदर नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल इनइक्वालिटी भी आई, एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी हुआ। क्रॉप इनइक्विटीज हुआ इन द सेंस व्हाट कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो ग्रोथ ऑफ व्हीट एंड राइस को लेकर के ही हुआ। अदर जो क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड्स, पल्सेस वेर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द लार्जर क्वांटिटीज। ये राइस और व्हीट और राइस को लेकर के पूरा तेजी से प्रोडक्शन हुआ, बट अदर जो चीजें थे वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो एक प्रॉब्लम यहां भी आई, क्रॉप इनइक्विटीज भी हो गया कि दो चीजों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है और बाकी चीजों का प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम यहां पे निकल के आई। अब आइए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में फिर से वही केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है, बड़ा सा क्वेश्चन होता है मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा पूरा। आइए पढ़िए इसको फिर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द साइनोनिमस इन द माइंड्स ऑफ द मेनी विद द कलर ग्रीन एंड द गुड रीजंस। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, हाँ ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फ्यूचर्स के को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होना चाहिए। 20 years ago at the first Earth Summit at Rio de Janeiro in Brazil, world leaders set out what today is conventional wisdom. Social and economical human progress cannot be diversed for environmental protection unless both are advanced together. Both will flounder together. Sustainable development is as much about health, education and jobs as it is about the ecosystem. It is about widening the inclusion and the movement away from the decisions that erode democratic space and do not address social inequalities, intolerance and violence. Sustainable development is about change that transform impoverished people, communities and the countries into the informed, educated, healthy and productive societies. It is about wealth creation that greatest equality and opportunities. Sustainable development is about consumption and production patterns that respect planetary boundaries. It is also about the increasing tolerance and respect from human rights at all levels. Building on the human development legacy that oriented with the economists like Amartya Sen and Mahabul Haq and was captured by the first Human Development Report in 1990. United States of Development Program UNDP has long promoted alternative approaches to measures human progress along with the Human Development Index HDI. Today we are building on this legacy by exploring how to adjust the index to reflect environmental sustainability so the government and the citizens might better track and the progress to truly sustainable development. This must be our economical obligations. ठीक, आइए देखिए। On the basis of the given stakes, a common understanding, answer the following question. Why the needs of sustainable development arises? एक बात को समझो भाई, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नीड क्यों अराइज हुआ? सबसे बड़ी बात ये है, अ नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अराइजेस ड्यू टू द recognition that social and economical progress cannot be separated from the environmental protection. आप सोसाइटी को बढ़ाने के, इकोनॉमिक को बढ़ाने को लेकर के आप जो है आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बात बताओ, अगर आप बहुत अच्छा आज एकदम पेड़ काट दे, आज सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर ले, तो आज बहुत अच्छा लाइफ जी सकते हैं हम लोग। आज हम लोग बहुत अच्छा लाइफ जी सकते हैं। पूरे वर्ल्ड इंडिया का पेड़ काट दो, बेचो मार्केट में, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर, बढ़िया बढ़िया सारी चीजें यूज कर सकते हैं। बट क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा? क्या ये सस्टेनेबल है लंबे समय तक? अगर आप सारे रिसोर्सेज आज ही डिप्लीट कर दोगे, आप सारे वाटर आज ही कंज्यूम कर जाओगे, तो आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जनरेशन है, वो क्या पिएगा? उसको वाटर कहां से मिलेगा? अगर आप वाटर का इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, पानी की बर्बादी कर रहे हो, लैंड जो है वो आप उस खराब करते चले जा रहे हो, लैंड को बैरन लैंड बनाते चले जा रहे हो, आप जंगल काटते चले जा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा कि जब फ्यूचर आएगा, फ्यूचर जनरेशन आएगी, उसके लिए आप क्या छोड़ रहे हो? तो सबसे बड़ी बात यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो
recognition that social and economical progress cannot be separated from environmental protection. Without considering environmental sustainability, progress is others areas will be hindered. आप जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को बचाना पड़ेगा, आपको फ्यूचर्स के लिए जो है चीजें बचा के रखनी पड़ेगी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, क्योंकि आप इन चीजों को सेपरेट नहीं कर सकते हो। आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा के डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। डेवलपमेंट करोगे बट ये सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ब्रीफली एलोबरेट व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट एज पर द केस स्टडी मेंशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या बेसिकली? सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल इंप्रूव प्रमोटिंग हेल्थ, आपको हेल्थ प्रमोट करना है, एजुकेशन प्रमोट करना है, जॉब्स प्रमोट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंक्लूसिव रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए, एड्रेसिंग इशू लाइक द इंटॉलरेंस एंड वायलेंस खत्म होना चाहिए, द एम्स टू द ट्रांसफॉर्म improvise the communities into the informed, educated and the productive communities में आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। फॉस्टरिंग वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे लोगों के लिए जनरेट करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आल्सो entitles adopting the consumption and the production pattern that respect planetary boundaries and increase the respect of human rights। ये सारी चीजें हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, स्किल्स को लेकर के, एक समाज ऐसा होना चाहिए जो वायलेंस फ्री है, ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर चीजें आती हैं। तो ये सारे जो उस केस स्टडी के अंदर लिखा हुआ है, तो वहां से आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन और ये था हमारे सेकंड जो है आपका जो सैंपल पेपर था उसका सारे आंसर हमने डिस्कस किया, बताया आपको। थैंक यू सो मच। ये है जी हमारा, थैंक यू सो मच। और हम लोग अगले में देखते हैं अपना इकोनॉमिक्स के टॉपिक को हम लोग मूव ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।